मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं आप सभी। क्लास 10th अध्याय 4 विश्व का इतिहास। आज जो है हम स्टार्ट करने वाला जो न्यू चैप्टर है हमारा, वह वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है। जो वर्ल्ड हिस्ट्री है आपकी, वर्ल्ड हिस्ट्री में जो भी हम पढ़ेंगे वो ज़्यादातर जो भी रहता है हिस्ट्री के अंदर, वर्ल्ड हिस्ट्री में, वह आपका रहता है यूरोप का। यूरोप ही है जहाँ से सारी जो है हम पॉलिटिकल चीज़ें जो अभी पढ़ते हैं हिस्ट्री के अंदर, वो सारी यूरोप की ही जड़ से उत्पन्न है। किस प्रकार से वहाँ पर जो है लोगों स्टेट ने जो है स्वतंत्रता प्राप्त की, जो औपनिवेशिक साम्राज्य थे। तो वहाँ से जो है हम स्टार्ट करेंगे यूरोप से। क्या किस प्रकार के कारण रहे वहाँ की क्रांति के, वहाँ पे कौन कौन से क्रांति के, जैसे कि अभी तक तो जो हम पढ़ते आ रहे थे, वहाँ हमने इंडिया लेवल पे पढ़ा कि इंडिया में जो है किस प्रकार से अंग्रेज़ों का शासन रहता है, मुग़लों का भी शासन रहता है, सभी मतलब कि अभी तक हमने जो भी पढ़ा इंडिया के बारे में पढ़ा कि इंडिया में कितने अभी तक शासकों द्वारा जो है भारत पर शासन किया गया, और आते आते 1947 तक जो है हमारा देश आज़ाद हो जाता है। ठीक है, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री में जो है किस प्रकार की क्रांतियाँ रहती हैं, वहाँ पर किस कारण से क्रांति रहती है उसको पढ़ेंगे, वहाँ पर ऐसे कौन कौन से कारण रहे हैं। तो वो चीज़ें जो हैं वो सभी जो है हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड लेवल पर। ठीक है, तो अभी जो पहला पॉइंट रहता है आपका, वह है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में किस प्रकार से जो है राष्ट्रवादी विचारधारा उत्पन्न होती है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना कैसे उत्पन्न होती है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसमें व्यक्ति की उच्चतम निष्ठा राष्ट्र के प्रति समर्पित होती है। अगर आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि राष्ट्रवाद होता क्या है, ये राष्ट्रवाद शब्द है क्या, तो राष्ट्रवाद शब्द का आशय है जब व्यक्ति में अपना देश, अपना राष्ट्र के प्रति जब समर्पण का भाव आ जाता है कि मैं इस देश के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, ये मेरा देश है, ये मेरी भूमि है। जब हमारे अंदर इस प्रकार की भावना आती है तो वह राष्ट्रवादी भावना होती है। तो यहाँ पर राष्ट्रवादी भावना का मतलब यह है राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव, और अंदर एक स्वतंत्रता की इच्छा होना, राष्ट्र बनने की सशक्त अभिव्यक्ति अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में देखी जा सकते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना जागृत होने से पहले हमें यह भावना जो है अमेरिका में देखने को मिलती है, क्योंकि अमेरिका में भी यूरोपीय देशों के द्वारा जो है उपनिवेश बनाया जाता है अमेरिका को। आपको पता है कि अमेरिका की खोज की जाती है, अमेरिका की खोज के बाद में जो है कोलंबस के द्वारा की जाती है, और फिर बाद में जब खोज हो जाती है तो वहाँ के अमेरिका के कुछ देशों को, कुछ क्षेत्रों को जहाँ जहाँ पर वह खोज होती हैं, वो क्षेत्र जब ढूंढ लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी उपनिवेश बना दिए जाते हैं अमेरिका में यूरोपीय देशों द्वारा। जब ये अमेरिका में भी इस प्रकार की उपनिवेश होते हैं, तब अमेरिका में भी जब स्वतंत्रता की भावना जागृत होती है, और वहाँ पर भी हमें अमेरिका में सबसे पहले जो है ये राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव है, ये स्वतंत्रता की इच्छा है, अपने राष्ट्र के प्रति सशक्त अभिव्यक्ति है, ये यहाँ पर यूरोप से भी पहले जो है हमें अमेरिका में देखने को मिलती है। और अमेरिका से ही वह सीख कर यूरोप में भी इस प्रकार की भावना जागृत होती है स्वतंत्रता के लिए, क्योंकि यूरोप में भी बहुत से ऐसे क्षेत्र होते हैं जो उपनिवेश बनाए गए होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ये इच्छा कहाँ देखी जा सकती है, अमेरिका में। आगे देखिए, राज्य नेशनल स्टेट की यूरोप में पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। अगर हम यूरोप में सबसे प्रथम की बात करते हैं कि यूरोप में सबसे पहले क्रांति कहाँ हुई, तो सबसे पहली क्रांति हुई है आपके फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांस में हुई है। कब हुई है, 1789। ठीक है, याद रहेगा आपको, ये सन याद रखना है क्रांति का। जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो ये आपकी क्रांति आएगी, फ्रांसीसी क्रांति है, रूसी क्रांति है, तो ये भी क्रांति आती है यूरोप में। तो यह आपको याद रखना है। इनके कुछ कुछ सन जो मैं आपको अंडरलाइन करवाती हूँ वह, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि यह वर्ल्ड लेवल का है, तो थोड़े कुछ नए नाम भी मिलेंगे आपको, सब कुछ नया नया दिखेगा आपको। ठीक है, तो उसके बारे में आपको अच्छे से ध्यान रख के पढ़ना है। आगे देखिए, इस क्रांति ने ही राष्ट्रवाद को यूरोप में प्रसारित करने की मुख्य भूमिका निभाई है। जो सबसे पहले 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति होती है, वहाँ से शुरू होती है यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना प्रसारित होना, यानी फैलना। ठीक है, आगे देखिए, 18वीं सदी के मध्य यूरोप के मानचित्र को देखते हैं तो उसमें राष्ट्र राज्य नहीं मिलता है। यूरोप विभिन्न राजशाहियों, डचियों और कैंटनों तथा छोटी छोटी राजनीतिक इकाइयों में क्या था, विभक्त था। एक जिस प्रकार से आज हम बोलते हैं भारत एक पूरा क्या है, देश है, हम टुकड़ों में विभक्त नहीं है।
तो उस समय 18वीं सदी में जब हम देखते हैं यूरोप का मानचित्र, तो उसमें एक राष्ट्र राज्य नहीं मिलता है, वह विभिन्न जो है राजशाहियों, डचियों और कैंटनों में क्या था, विभक्त था, राजनीतिक इकाइयों में विभक्त था। ठीक है, आगे देखिए, मजहबी आधार लिए हुए थी तथा उनके शासक मजहब यानी कि जैसे कि हम कास्ट को लेकर करते हैं, एक धर्म को लेकर करते हैं, तो वही धर्म वही है मजहब, धर्म को ही मजहब, ये अन्य वर्ड है उसका। तो उस समय यूरोप में भी जो है अलग अलग मजहब के जो है लोग रहे थे, और उनमें मजहब वाली जो है उस समय यूरोप में भी इस प्रकार की भावना जो है हमें देखने को मिलती है। तथा जिनके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र थे, जिस प्रकार से भारत में, या हम सिर्फ राजस्थान को ही ले लेते तो राजस्थान में हर एक गांव या हर एक तहसील, या अब जो देखते हैं हम ये नाम अभी देखने को मिलते हैं जिले, तहसील, उस समय जो थे उस समय ठिकाने हुआ करते थे। तो वहाँ पर किन का शासक था, राजा महाराजाओं का शासक था। तो उसी प्रकार से यूरोप में भी जो थे, यूरोप में भी जो मजहब का आधार था और शासक जो थे अपने अपने क्षेत्र के शासक बने हुए थे, और वह भी कैसे थे, निरंकुश शासक थे, अपने प्रजा पर अत्याचार करने वाले शासक थे। जो पूर्वी और मध्य यूरोप जो भाग है वहाँ पर निरंकुश राजतंत्र के अधीन था, निरंकुश शासन था वहाँ पर। इन क्षेत्रों में तरह तरह के लोग रहते थे, वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदारी नहीं मानते थे। वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न नस्लीय समूह के सदस्य थे। एक ही क्षेत्र में, क्षेत्र एक है लेकिन अलग अलग मजहब के लोग रह रहे हैं। इस क्षेत्र में अलग अलग मजहब लिए हुए हैं, अलग अलग इनकी भाषा है, शासक अलग अलग हैं, और शासक भी कैसे हैं, निरंकुश शासक हैं। ठीक है, इनकी संस्कृति भी क्या है, अलग है, इनकी भाषाएं भी क्या है, अलग है। नस्लीय समूह के भी क्या हैं, ये सदस्य हैं। जैसे हैब्सबर्ग साम्राज्य में कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाला ज़्यादा था। यह आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि यहाँ पर जो हैब्सबर्ग साम्राज्य था वहाँ पर कुलीन वर्ग यानी कि उच्च वर्ग, कुलीन यहाँ पे अच्छे वर्ग की बात कही जा रही है यहाँ पर, जो क्या बोलते, उनकी भाषा क्या थी, जर्मन भाषा थी। तो लॉम्बार्डी और वेनेशिया में इतालवी भाषा, जैसे कि हमने बोला कि क्षेत्र एक है, यूरोप है, लेकिन यूरोप में अलग अलग भाषा के लोग रह रहे हैं, निरंकुशवादी राज्य हैं, स्वायत्त शासी व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिलती है, स्वायत्त क्षेत्र हैं। ठीक है, तो कहीं पर जर्मन बोली जा रही है, कहीं पर इतालवी बोली जा रही है, हंगरी में मैग्यार भाषा बोली जा रही है। तो इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं जो हैं बोली जा रही हैं। बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। ग्लिसिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलते थे। ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। इन तरह तरह के समूह को आपस में बांधने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी। सबकी अलग भाषाएं देखने को मिल रही हैं, अलग अलग निरंकुशवादी स्वायत्त क्षेत्र देखने को मिल रहे हैं। इनको एक क्या कर रहा था, इन समूह में बांधने वाला तत्व एक ही था, वह था इनके सम्राट के प्रति निष्ठा। इन सभी के अंदर जो थी क्या थी कि हमारा सम्राट है, और सभी को प्रति जो है सम्राट ही सब सर्वोच्च होता था उनके लिए। जो भी करने वाला करदाता जो भी होता था वह सब कुछ कौन था, सम्राट होता था वहाँ पर। ठीक है, तो ये हुआ आपका भारत में राष्ट्रवाद का उदय जो है उसके बारे में हमने पढ़ा। फिर रहता है आज हम जो है सिर्फ इसके राष्ट्रवाद के उदय को ही पढ़ेंगे और समझेंगे, और कल की क्लास में जो है हम इसके यूरोप में जो राष्ट्रवाद के कारण रहते हैं उसके बाद में कल की क्लास से हम चर्चा करना शुरू करेंगे और उसको कंप्लीट ही करेंगे। ठीक है, जितने भी कारण रहते हैं उनको कल की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको होमवर्क कंप्लीट करना है चैप्टर 3 का, और चैप्टर 4 का जो ये आपका राष्ट्रवाद का उदय है, इसको जो स्टार्टिंग का जो पॉइंट दे रखा है इसको समझना जरूरी है, क्योंकि ये आपका एक बेस है, एक आधार है, एक प्रस्तावना है, जिस पे आपका अगला जो पॉइंट रहता है कारण और औद्योगिक क्रांति वगैरह जैसे जैसे पॉइंट्स आते जाएंगे हम पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जितना पढ़ा जाता है उसको उसी दिन जो है आप अच्छे से समझ लिया कीजिए, पढ़ लिया कीजिए। जहाँ पे जो पॉइंट समझ में नहीं आता है मुझसे पूछ लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।